हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनवायरनमेंट ऑफ स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी पूर्व वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो जो हमारी पूर्व वैदिक सभ्यता है, देखिए वैदिक सभ्यता लगभग 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ठीक है, तो इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। 1500 से जो 900 तक 1000 तक मानी गई है वह हमारी पूर्व वैदिक सभ्यता, और इसके बाद में जो 1000 से लेकर के जो 600 तक मानी गई है वह है उत्तर वैदिक सभ्यता। तो आज हम पूर्व वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारी लगभग 1000 बीसी तक, मतलब 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक। देखिए यह हमारा टाइम पीरियड है। इसमें जो हमारा येलो वाला पोर्शन है वह हमारा पाषाण काल का, जिसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में हम हड़प्पा सभ्यता को भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में हम आते हैं हमारे ब्लू वाले पोर्शन पे, जो है हमारा वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में वैदिक सभ्यता को कंप्लीट करेंगे। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका अंत लगभग 1750 बीसी में माना जाता है, और इसके बाद करीबन 200 वर्षों का गैप देखने को मिलता है, और उसके बाद में हमारी वैदिक सभ्यता का आरंभ मिलता है। वैदिक सभ्यता जो है वह लगभग 1520 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 600 ईसा पूर्व तक देखी जाती है। यह सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता होने के कारण इस सभ्यता का जो क्रम है वो थोड़ा सा हमें उल्टा देखने को मिलता है। जैसे कि इससे पहले एक नगरीय सभ्यता आई थी, फिर उसके बाद में ये जो सभ्यता है यह ग्रामीण सभ्यता है। तो ये क्रम जो है वो थोड़ा सा उल्टा देखने को मिलता है, लेकिन वास्तव में फैक्ट यही है। इसके जो निर्माता है वह आर्य हैं। अभी जो आर्य हैं यह कहाँ से आए थे, तो इसके संबंध में भी कई इतिहासकार अपने अपने अलग अलग मत देते हैं। कई लोगों के सिद्धांत हैं, जैसे कि आर्यों की जानकारी के बारे में मैक्स मूलर ने बताया है कि जो आर्य हैं यह मध्य एशिया से आए हुए थे। मध्य एशिया से आल्प्स पर्वत के आसपास से यह आर्य आए हुए थे। इसके बाद में जो स्वामी संपूर्णानंद है उन्होंने सिद्धांत दिया है कि ये जो आर्य हैं यह यूरेशिया से आल्प्स पर्वत के आसपास से आए हुए थे। इसके बाद में हमारे बाल गंगाधर तिलक जी बोलते हैं कि यह जो आर्य हैं यह आर्कटिक प्रदेश से आए हुए थे। और जो दयानंद सरस्वती जी हैं वह कहते हैं कि जो आर्य हैं यह तिब्बत क्षेत्र से आए हुए थे। तो इन इतिहासकारों में भी थोड़ा कुछ मतभेद देखने को मिलता है। इन लोग के जो भी सिद्धांत है, इन सिद्धांतों में थोड़ा सा जो है वो मतभेद मिलता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा माना जाता है वह मैक्स मूलर का सिद्धांत है, और संपूर्णानंद का सिद्धांत जो है वह भी इनसे मैच होता है। अर्थात ये जो सबसे अधिक जो माना जाता है वो यही है कि जो आर्य थे वह मध्य एशिया से आल्प्स पर्वत के आसपास से आए हुए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आखिर हमें जो आर्य हैं इनकी जो हमारी वैदिक सभ्यता है इसकी जानकारी के स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो इसकी जानकारी के हमें दोनों स्रोत मिलते हैं, पुरातात्विक स्रोत भी मिलते हैं और साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं। अर्थात वे स्रोत भी मिलते हैं जो उनकी वस्तुएं हैं और जिसकी कार्बन डेटिंग की गई है, और इसके लिखे हुए स्रोत भी हमें प्राप्त होते हैं। यदि हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो वो है हमारा बोगास-कोई का अभिलेख। जो हमारा जो बोगास-कोई अभिलेख है यह लगभग 1400 बीसी पूर्व पुराना है, 1400 ईसा पूर्व पुराना है, और इससे हमें भारतीय देवता इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण, इन सभी देवताओं की उल्लेख प्राप्त होता है। इसके बाद में यदि हम मिट्टी के बर्तन देखें तो यहाँ पे मृदभांड बोला जाता है उनको। जितने भी मृदभांड है मिट्टी के बर्तनों को बोला जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि लगभग 1500 से लेकर के जो 1000 ईसा पूर्व का समय रहा उसे पूर्व वैदिक सभ्यता, तथा जो 1000 से लेकर के हमारा 620 ईसा पूर्व तक का समय रहा उसे उत्तर वैदिक सभ्यता कहा जाता है। तो जो पूर्व वैदिक काल के बर्तन होते थे उसे ओसीपी कहा जाता था, और जो उत्तर वैदिक काल के जो बर्तन होते थे मिट्टी के, उन मृदभांडों को पीजीडब्ल्यू कहा जाता था। अब हम देखते हैं कि इसके साहित्यिक स्रोत हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इसके साहित्यिक स्रोत हमें चारों वेदों से प्राप्त होते हैं, और वह चारों वेद हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो अभी हमने केवल इनके सभी सिद्धांतों के बारे में देखा। इसके बारे में मैक्स मूलर को, इसके बाद में संपूर्णानंद जी को, इसके बाद में बाल गंगाधर तिलक, और इसके बाद में हमने दयानंद सरस्वती जी के सिद्धांतों को पढ़ा। इसके बाद में हमने इसकी जो जानकारी के स्रोत है कि कहाँ कहाँ से हमें इसकी जानकारी के स्रोत प्राप्त होते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि कुछ और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बच जाते हैं, जैसे कि जो ग्रामीण यह जो सभ्यता थी यह 1500 से लेकर के 600 बीसी तक मानी गई है। तो इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। 1500 से लेकर के जो 1000 बीसी तक है उसे पूर्व वैदिक काल माना गया है, या फिर इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है।
और जो 1000 बीसी से लेकर के जो 600 बीसी तक का समय है इसे उत्तर वैदिक काल कहा गया है, और इसे उत्तर वैदिक काल कहा गया है। ठीक है, तो ये जो उत्तर वैदिक काल है और जो पूर्व वैदिक काल है यह वेदों के आधार पर कहा गया है। जिस काल की जानकारी हमें केवल ऋग्वेद से प्राप्त होती है उस काल को पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, और जिस काल की जानकारी हमें अन्य तीनों वेदों से प्राप्त होती है उस काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनमें विभाजन देखने को मिलता है। वैदिक सभ्यता के निर्माता जो है वह हमारे आर्य थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो आर्य थे इस समय की हमारी जो वैदिक सभ्यता थी इसकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी और धार्मिक स्थिति कैसी थी। यदि हम इन चारों पॉइंट को समझ लेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस समय का जो जीवन था वह कैसा था। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे जो हमारे पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति की, और यही आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति की जो ये जो चारों स्थितियां हैं इसे हम पूर्व वैदिक काल में भी और उत्तर वैदिक काल में, दोनों कालों में इसे हम पढ़ेंगे। तो ये वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्व वैदिक काल की चारों स्थिति के बारे में। ठीक है, हम पहले बात करते हैं राजनीतिक स्थिति की। तो इस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? तो इस समय ना तो इससे पहले ना तो कभी राजतंत्र देखा गया और ना ही प्रजातंत्र देखा गया, लेकिन यहाँ से राजतंत्र की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ से जो राजतंत्र है वह शुरू होने लगता है। एक यहाँ पे जो लोगों हैं वह एक कबीले के रूप में रहा करते थे, कबीला बना करके रहते थे जिसे जन कहा जाता था, और उसी जन की देखभाल के लिए एक व्यक्ति निर्धारित होता था जिसे राजन कहा जाता था। वास्तव में यह जो राजन है यह केवल नाम के लिए ही राजन होता था, लेकिन यह इतना विशाल और विस्तृत राजन नहीं होता था जितने इसके बाद के हुए हैं, बल्कि यहाँ से शुरुआत देखी गई है। यहाँ पर जो राजा के अधिकार थे वह सारे अधिकार उसके सीमित थे। ना तो कोई टैक्स लेने की परंपरा थी, और राजा की सहायता के लिए कुछ सभाएं बनाई गई थी, जैसे कि सभा, समिति, विदत गण, ये सभाएं बनाई गई थी। ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि राजा इतना शक्तिशाली नहीं हुआ करता था कि वह सारे डिसीजन ले सके। ना ही उसके पास में नियमित सेना थी, ना ही उसके पास में इतना संचित धन था। इस कारण से उसकी सहायता के लिए ये चारों बनाई गई थी, सभा, समिति, विदत और गण जैसी समितियां बनाई गई थी। आइए हम एक एक संस्था को समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, जो समिति है, यह जो समिति है यह पूरे गांव के आम लोगों की एक संस्था थी जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों जन मिलकर के भाग लेते थे और राजा की सहायता करते थे। इसके बाद में आती है सभा। जो सभा है यह समाज के कुलीन लोगों के और उच्च वर्ग के लोगों की एक संस्था थी। इसके बाद में आती है विदत। तो जो विदत है यह लूट के जो माल, जो लूट करके जो धन लेकर के आते थे या फिर जो भी माल लेकर के आते थे उसको आपस में विभाजित करने की तथा जो उपज का माल है उसको बांटने की एक संस्था होती थी। इसके बाद में आती है गण। तो जो गण है यह भी कुलीनों की संस्था होती थी। देखिए, इस समय पे राजा इतना शक्तिशाली नहीं था, इस कारण से जितनी भी सभा समितियां हैं इनका महत्व बहुत अधिक था। इनका महत्व अधिक होने के कारण इन्हें प्रजापति की दो पुत्रियां भी कहा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके सामाजिक जीवन के बारे में। कुछ और पॉइंट हम इसके देख लेते हैं, जैसे कि राजा की सहायता के लिए कुछ रत्निन भी हुआ करते थे। जैसे कि राजा था और राजा की सहायता के लिए जो उनके मंत्री हुआ करते थे, कुछ और भी सैनिक हुआ करते थे, उन्हें रत्निन कहा जाता था। अब इन रत्निन में जो पुरोहित हुआ करते थे वह राजा को धार्मिक सलाह देते थे, जो पूर्व हुआ करते थे वह दुर्गे की सहायता के लिए हुआ करते थे, और जो स्पष्ट हुआ करते थे वह गुप्तचर से संबंधित हुआ करते थे। राजा के पास न्याय कोई शक्तियां नहीं थी और ना ही उसके पास में कोई टैक्स लेने का अधिकार था। जो अमीर वर्ग होते थे वह राजा को टैक्स दे देते थे ताकि राजा जो है वह इनकी रक्षा कर सके। आइए हम इसके सामाजिक जीवन के बारे में देखते हैं। अभी हमने इसके राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ा। राजनीतिक जीवन में हमने उनके कबीलाई जीवन को देखा, वहां पे राजन हुआ करता था। इसके बाद में वहां पे सभा, समिति, विदत गण, ये जो संस्थाएं होती थी इसके बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे हमारे सामाजिक जीवन की कि इस समय का सामाजिक जीवन कैसा था। तो समाज जो था वह समतावादी था। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था देखी गई है, किंतु वर्ण व्यवस्था जो है वह कर्म के आधार पर देखी गई है। यहाँ पर जो व्यक्ति अच्छा ज्ञानवान था उसे ब्राह्मण, जो अच्छा पहलवान था उसे क्षत्रिय बना दिया गया। इस तरह से जो है वर्ण व्यवस्था यहाँ पर देखी गई है।
दास प्रथा भी थी यहाँ पर, लेकिन दास प्रथा उतनी कठोर नहीं थी, बहुत ही ठीक ठाक दास प्रथा थी, ऐसा कह सकते हैं। परिवार जो था वह पितृसत्तात्मक हुआ करता था। देखिए, इससे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें देखा गया था कि जो परिवार था वह मातृ सत्तात्मक हुआ करता था, लेकिन इसमें परिवार पितृसत्तात्मक हुआ करता था और परिवार जो है वह संयुक्त हुआ करता था। अब हम यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो स्त्रियों की स्थिति यहाँ पर अच्छी थी, उनके लिए उपनयन संस्कार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, यह सभी उनको अधिकार प्राप्त थे। यहाँ पर दहेज, बाल विवाह ऐसी प्रथा नहीं देखने को मिलती है यहाँ पर, लेकिन बहुत कुछ अच्छी प्रथाएं भी थी जिसके कारण इनकी स्थिति अच्छी थी, जैसे कि पुनः विवाह प्रथा। यदि स्त्री की पति की मृत्यु हो जाती तो वह पुनर्विवाह कर सकती थी। नियोग प्रथा, यदि पति की मृत्यु के बाद में वह अपने देवर से शादी कर सकती थी। इस तरह की जो प्रथाएं हैं वह यहाँ पर चलती थी। तो यह कुछ स्त्रियों के लाभ में थी। इसके बाद में यदि हम भोजन देखें तो भोजन शाकाहारी, मांसाहारी दोनों तरह के भोजन यहाँ के लोग किया करते थे। मनोरंजन के लिए पासा खेलना, घुड़दौड़ करना, पासा, नृत्य, इस तरह की जो चीजें थी यह मनोरंजन में ये लोग उपयोग किया करते थे। अब हम देखते हैं यहाँ के आर्थिक जीवन के बारे में। ठीक है, अभी हमने देखा सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन में हमने पढ़ा कि समाज जो था वह समतावादी था। वर्ण व्यवस्था यहाँ पर थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके बाद में दास प्रथा अच्छी थी, स्त्रियों की स्थिति भी अच्छी थी। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था। दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा यहाँ पर नहीं थी। पुनः विवाह, नियोग प्रथा जैसी अच्छी प्रथाएं यहाँ पर थी। इसके बाद में भोजन शाकाहारी, मांसाहारी दोनों करते थे और मनोरंजन के लिए पासा खेलना, घुड़दौड़, नृत्य आदि ये कार्य किया करते थे। ठीक है, तो ये था इनका सामाजिक जीवन। अब हम देखते हैं कि इनका आर्थिक जीवन कैसा था। ठीक है, तो अब हमें यदि आर्थिक जीवन देखना है तो आर्थिक जीवन देखने के लिए हम यहाँ के कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार, इन सभी की ओर नजर डालेंगे कि आखिर यहाँ का आर्थिक जीवन कैसा था। तो हम बात करेंगे पहले पशुपालन की। ठीक है, तो यहाँ का पशुपालन क्या था? तो पशुपालन यहाँ का प्रमुख व्यवसाय था। ठीक है, और इस समय पर गाय और घोड़ा यह दोनों बहुत ही अधिक प्रिय पशु के रूप में देखे गए हैं। जो गाय है उसे अघन्य कहा गया है। अघन्य का मतलब है कि जिसे ना मारा जा सके, उसे गाय को अघन्य कहा गया है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में गाय के लिए 176 मंत्रों का वर्णन किया गया है। इससे हम कह सकते हैं कि गाय का कितना महत्व था। इसके बाद में आते हैं घोड़ा। तो घोड़ा जो है यह प्रिय पशु था। घोड़े का उपयोग ये लोग घुड़दौड़ में, सेना में किया करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कृषि की। इस समय की कृषि की व्यवस्था कैसी थी? तो यहाँ पर कृषि मौजूद तो थी लेकिन उतनी विकसित नहीं थी। कृषि केवल उतनी हुआ करती थी जितना लोगों को खाने के लिए आवश्यकता था, बस उतनी सीमित कृषि हुआ करती थी। कृषि का ज्यादा वर्चस्व नहीं था। यहाँ पर लोग गेहूं, जौ आदि फसलों को उपजाया करते थे। अब हम देखते हैं यहाँ के उद्योग के बारे में। तो उद्योग क्या क्या हुआ करते थे? तो बड़ेगिरी था, इसके बाद में रथ बनाना, खिलौने बनाना, इस तरह के यहाँ पर उद्योग देखने को मिलते हैं। इसके बाद में तांबे से जो भी धातु के प्रमुख उद्योग थे वह भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में देखते हैं व्यापार। तो जो व्यापार था वह सीमित था, मतलब देश विदेशों में नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत विदेशों में भी दिखा था। बिल्कुल विदेशों में आई थिंक बिल्कुल भी नहीं था। जितना भी था केवल सीमित ही व्यापार था। केवल एक कबीले से दूसरे कबीले में ही व्यापार हो पाता था। इसके बाद में यहाँ की यदि मुद्रा देखें तो यहाँ पर मुद्रा का प्रचलन नहीं था। मुद्रा का प्रचलन नहीं था, इस कारण से यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, मतलब एक वस्तु को देकर के दूसरी वस्तु ये लोग खरीदा करते थे। ठीक है, तो ये देखा हमने इसकी आर्थिक जीवन के बारे में। आर्थिक जीवन में हमने क्या क्या पढ़ा? कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में, उद्योग के बारे में और व्यवसाय के बारे में। इन चारों पॉइंट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में। ठीक है, कि यहाँ के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। तो धर्म का विशेष महत्व था यहाँ पे। जैसे कि हमने इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था कि धर्म का वर्चस्व उतना नहीं था, लेकिन जैसे ही वैदिक सभ्यता में आते हैं तो यहाँ पर धर्म का बहुत महत्व बढ़ जाता है। धर्म कर्म कांडों का यहाँ पर महत्व बढ़ जाने के कारण बहुत ही यहाँ पर जो कुछ कुप्रथाएं हैं, जैसे कि बलि प्रथा, इस तरह की जो प्रथाएं हैं वह चलने लगती हैं। ठीक है, तो धर्म का यहाँ पर विशेष महत्व था। लगभग 33 देवी देवताओं का यहाँ से हमें अभिलेख से प्राप्त होता है, नाम प्राप्त होते हैं, जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि अंतरिक्ष के देवता,
पृथ्वी के देवता, इसके बाद में आकाश के देवता। तो अंतरिक्ष के देवता के रूप में पूजा जाता था इंद्र, मारुति, वरुण और वायु को। इसके बाद में हम बात करें यदि पृथ्वी के देवता को, तो पृथ्वी के देवता के रूप में अग्नि, सोम, वनस्पति और पृथ्वी, इन्हें पूजा जाता था। इसके बाद में आता है आकाश के देवता। तो जो आकाश के देवता हैं उन्हें विष्णु, सूर्य, वरुण, उषा, सविता, इन्हें आकाश के देवता के रूप में पूजा जाता था। इंद्र यहाँ के प्रमुख देवता हुआ करते थे और उन्हें पुरंदर भी कहा गया है, अर्थात किला तोड़ने वाला भी उन्हें कहा गया है। ऋग्वेद में भगवान इंद्र के लिए 250 मंत्र समर्पित हैं, जबकि भगवान जो अग्नि है उनके लिए 200 मंत्र समर्पित हैं। और जो अग्नि देवता है उन्हें भगवान और इंसानों के बीच का मध्यस्थ देवता माना गया था। देखिए अब और जो कुछ भगवान हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि देवी सविता। तो जो चमकता हुआ सूर्य था उसे देवी सविता के रूप में पूजा जाता था और ऋग्वेद में इनके लिए गायत्री मंत्र समर्पित है। इसके बाद में जो उगते हुए सूर्य हैं उन्हें मित्र देवता के रूप में पूजा जाता था। वरुण देवता जिन्हें वर्षा और समुद्र के देवता माना जाता था, अश्विन देवता को चिकित्सा के देवता तथा जो पोषण देवता है उन्हें पशुओं का देवता माना जाता था। इसके बाद में जो सोम देवता है उन्हें वनस्पति के देवता के रूप में पूजा जाता था। तो ठीक है, यह थी हमारी यहाँ की धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति में हमने पढ़ा जितने भी इनके धर्म का विशेष महत्व था उसके बारे में पढ़ा, जितने भी 33 देवी देवताओं का यहाँ से उल्लेख मिलता है और अलग अलग कैटेगरी वाइज जो उन्हें डिवाइड किया गया है, जैसे कि अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, उन्हें सभी अलग अलग करके पढ़ा। ठीक है, तो यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पूर्व वैदिक काल के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवन के बारे में अच्छे से समझा। अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि